हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों के लिए कि आप सभी को पता है कि दिवाली की इस विशेष छुट्टियों में भी उत्कर्ष आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर के आ ही रहा है। तो इसी कड़ी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। 3 सेशन हमने पीछे अटेंड किए और आज चर्चा कर लेते हैं चौथे सेशन में क्या है विशेष क्वेश्चन। देखिएगा ये आपके रैपिडली फायर रिवीजन है जो हमने पहले देख लिया था, ताकि आपके क्या है रिकेप हो जाएंगी ये सब चीज़ें। और ये सारी चीज़ें क्या है प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, आपके डब्ल्यूओ के हो चाहे एओ के हो एआरओ के, उनमें से सब में से जो लेवल के क्वेश्चंस है वो निकाल करके चर्चा कर रहे हैं। तो आइएगा आज के इस सेशन को आगे बढ़ते हैं लेकर के एक सुंदर से कोटेशन के साथ। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। देखिएगा हार व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाती है। तो बहुत कुछ सीखने के साथ आज हम सीखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। तो देखिएगा आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है मुट्ठी बांध करके, अंगूठा दबा करके, चुटकी दबा करके या अंगूठा दबा कर तथा चुटकी दबा करके। इज द बेस्ट मेथड ऑफ मिल्किंग, फिस्टिंग, नकलिंग, स्ट्रिपिंग। नकलिंग एंड स्ट्रिपिंग। तो ध्यान रखिएगा सबसे बेस्ट मेथड जो दूध का होता है, जैसे ये थन है इस थन को आपके अंगुलियों के बीच में लग करके दबाना, यानी कि फिस्टिंग जो मेथड है मुट्ठी बांध करके ये वाला। तो यहाँ क्या हो गया, ए जो है वो राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज देखिएगा अंगूठा दबाएंगे तो आपके पशु के थन में ट्यूमर की समस्या। इसी प्रकार चुटकी में आप छोटे जानवरों को तो निकाल सकते हैं चुटकी के द्वारा, जैसे आपके भेड़ है बकरी है इनका तो निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखना। अंगूठा दबा करो चुटकी दबा कर नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की जल निकासी के बराबर होती है। तो ड्रेनेज ऑफ 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इन 24 आवर्स इक्वल्स ड्रेनेज ऑफ। तो यहाँ देखिएगा एक जल निकास गुणांक आपको देखे मैंने बताया था पहले। जल निकास गुणांक क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 24 घंटे में 24 घंटे में निकाले गए जल की मात्रा डिवाइड बाई एरिया। यहाँ क्या पूछा, 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर। तो आपको ये पहले ये पता होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पे पानी कितना आएगा। तो देखो एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में, यहाँ देखो 1 हेक्टेयर में आपके 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, गुणा 1 हेक्टेयर में आपके क्या हो गया 1 डिवाइड बाई 100 क्या हो गया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। तो मीटर में बदलने के लिए 1/100 और इसे गुणा करो आपके 1000। तो 1000 से गुणा करोगे आपको पता है कि आपके पानी क्या है 1000 लीटर बराबर होगा आपके क्यूसेक में अगर देखेंगे तो आपके। अब यहाँ देखो इससे काट दो यहाँ से, तो आपको पता है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर 5 होता है। अब देखिएगा 10 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं ये वाला 1 2 3 10 गुणा 10 कर लो, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 1 2 3 4 5। तो देखिएगा 4 और 1 ये 5 जीरो लग गई। अब देखो आगे अगर आप इसे हल करेंगे तो ये तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी है। अब ये पूछ रहा है लीटर पर सेकंड में, तो देखिएगा इसमें डिवाइड दे दो। 1 सेकंड अगर सेकंड का निकालना है तो 60 का दे दो, सेकंड से फिर आपको घंटे में निकालना है 60 का, पूरे 24 दिन का निकालना है तो 24 का भाग दे दो। और अगर देखिएगा इसे मोबाइल से एक बार कैलकुलेशन करके देख लें तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, यहां पर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके, जैसे 10 की पावर 5 हो गया, डिवाइड बाई अगर अपन इसको करेंगे तो देखिएगा इसका डिवाइड करने पर हमारी जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1.157 आएगा, ये ध्यान रखना इसका राइट आंसर। देखिएगा अब इसको हमने मोबाइल से किया, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो इसका राइट आंसर यही आएगा। एक बार पुनः समझा दूं, पहले आपको 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर इसे लीटर में कन्वर्ट करना, और आपको पता है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे, या यूं कहें कि 1 सेंटीमीटर में कितना पानी आएगा,
तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 10⁵ लीटर पानी आएगा, ये ध्यान रखना। तो लीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब 24 घंटे में कितना पानी निकलेगा, तो देखिएगा आपके 24 घंटे में आपके पानी ये क्या निकलेगा, उसको डिवाइड कर देना 24 घंटे से। तो 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 घंटे में आपके 1 मिनट में 60 सेकंड, इसको डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर आएगा 1.157 लीटर पर सेकंड, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, फसल पर लगाए गए फसल के क्षेत्र एरिया कितना है और पानी की मात्रा के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं। यानी कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में आपने कितने पानी की मात्रा का प्रयोग किया, तो पानी की मात्रा का प्रयोग करने का मतलब डेप्थ को दर्शा रहा है, और डेप्थ को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा का प्रयोग करते हैं। ड्यूटी आधार अवधि, तो यह आपके क्या है, फर्स्ट इरिगेशन से लेकर के लास्ट इरिगेशन का जो पानी है उसे कहते हैं आपके बेस पीरियड, ये ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो गया, डेल्टा, द रेशियो बिटवीन एरिया ऑफ क्रॉप इरिगेटेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड क्रॉप इज टर्म्ड फॉर डेल्टा। देखिएगा इनका हमने पहले भी विस्तार से सोल्व कर रखा है। यहाँ रैपिडली फायर में हम रैपिड आपके जो कह सकते हैं कि 1 घंटे में आपके 50 क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अदरवाइज 1 घंटे में हमारे कितने 20 से 22 क्वेश्चंस होते हैं, तो रफ्तार थोड़ी ज़्यादा रहती है। यहाँ पूरी चर्चा नहीं कर सकते, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, डेल्टा है। अगला देखो, किस हैरो को बखार भी कहा जाता है, डिस्क हैरो, कील हैरो, स्प्रिंग हैरो और ब्लेड हैरो। देखिएगा अगर आप ब्लेड हैरो की बात करोगे तो याद करिएगा ब्लेड हैरो आपके किसे कहते हैं, तो देखिएगा जो ब्लेड हैरो होता है, मूंगफली को निकालने के लिए जो पत्ती काम में ली जाती है उसे बखार कहा जाता है। तो विच हैरो इज आल्सो कॉल्ड बखार, तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्या है, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो, यदि 20 संख्याओं का माध्य 25 है, यदि हर संख्या में जोड़ा जाए, हर संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नई श्रृंखलाओं का माध्य क्या है। वैसे तो यहाँ सीधा ही है, 20 का 25 है, हर संख्या में 3 जोड़ा जाए तो देखिएगा 20 में 3 बढ़ेगा तो औसत भी 3 बढ़ जाएगा। संख्या 20 ही है लेकिन हर संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ क्या बढ़ जाएगा, औसत भी 3 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 25 और 3 28। ऐसे अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आता तो देख लो 20 × 25, 25 दूना 50, 500 हो रहा है। अब देखो 20 प्रत्येक संख्या में 3, तो 23 × 25 कर लो गुणा, संख्या में क्या बढ़ा रहा है, 3, हाँ 23 नहीं तो 20 तो है ही है, संख्या तो 20 ही है, प्रत्येक में 3 बढ़ा रहा है तो 28 से गुणा कर लो, तो 28 दूनी 56 है। और अब देख लो भाग दे लो आपके 20 का, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 1 बच गया 8, 28। ये इस प्रकार से भी, अदरवाइज सीधा क्वेश्चन आप कर सकते थे, द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 25, what will be the mean of new set of observations if 3 is added to be each observations 28। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते थे, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो, चावल में लगने वाला भंडारण का प्रमुख कीट है, तो इन स्टोरेज मेजर पेस्ट ऑफ राइस, कोर्साइरा सिफालोनिका, ट्राइवोलियम कास्टेनियम, कैलासोबुचस, सिस्टोल एल्वापेनिस। तो देखिएगा यहाँ केरासेरा, सेफोलिनिका, ट्राइबोलियम कास्टेनियम और केलोसोबुर्चस स्पेसीज और सिस्टोल आपके एल्वापेनिस। तो ध्यान रखिएगा, आपने चर्चा कर रखी है। तो चावल में लगने वाला प्रमुख कीट क्या है, ये रहा कोर्सोफायरा सिफालोनिका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए है, ये ध्यान रखना। पैक्टिनोफायरा गोसिपाइला एक सूत्र कीट है, आपको पता है कि यह क्या है, आपके कीट है कपास में लगने वाली फसल का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास। पैक्टिनोफायरा गोसिपाइला इज ए पेस्ट ऑफ कॉटन, तो राइट आंसर कॉटन है। अगला क्वेश्चन देखो आपके यहाँ, हेटेरोविडिटस का निम्न के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होता है, धान का छेदक कीट, मटर लीफ माइनर, सफेद गिडार या धनिया का माहू। हेटेरोहेबिटिट्स स्पेसीज इज यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ राइस सिस्टम बोरर, आपके पी लीफ माइनर, व्हाइट गर्ब और कोरिएंडर एफिड, आपको ये बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, आपके जो व्हाइट गर्ब जो होती है, सफेद गिडार जिसे आप कहते हैं, सफेद गिडार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, व्हाइट गर्ब के लिए। ठीक है, व्हाइट गर्ब, सफेद गिडार जो सफेद लट होती है उसके कंट्रोल के लिए
हेटेरोरेविडिट्स का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। अगला देखो, डायमंड बैकमोथ एक सूत्र कीट है, इसे आप डीबीएम के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा कपास, पत्ता गोभी, तो बिल्कुल पत्ता गोभी में होता है, इसे प्लूटेलोजाइलस टेला कहा जाता है। डायमंड बैकमोथ क्या है? केबेज इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, बी। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, मेलन एग्रोमाइजा ओब्टुसा एक सूत्रकर्मी है, किसका है? मेलन एग्रोमाइजा ओब्टुसा इज ए पेस्ट ऑफ अरहर, टमाटर, आलू और सरसों। आपको पता है ये किसका है? तो ये आपके अरहर का है, कैजेनस कैजान का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? कैजेनस कैजान, ये जो है वो सही आंसर है, अरहर, ये ध्यान रखना। अगला देखो, ट्राइकोग्रामा किलोनिस परजीवी का इस्तेमाल किसके नियंत्रण में होता है? कपास की सुंडी, सफेद मक्खी, माहू या थ्रिप्स। ट्राइकोग्रामा किलोनिस पैरासोइड यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल के लिए किया जाएगा? इसका प्रयोग आपको बताना है। तो बताइएगा, कपास की सुंडी, बोलवर्म ऑफ कॉटन, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स और थ्रिप्स। तो ध्यान रखना, ट्राइकोडर्मा आपको पता है कि एक अंड परजीव्याब है, अंड परजीव्याब है, किस में प्रयोग करेंगे इसका? तो आप कपास की सुंडी के नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये ध्यान रखना, कपास की सुंडी। तो बोलवर्म ऑफ कॉटन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस का इस्तेमाल निम्न के नियंत्रण में होता है, बीटी। तो बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस क्या है? एक जीवाणु है, इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं आपको बताना है। तो देखिएगा, डायमंड बैकमोथ में, फ्रूट सकिंग मोथ में, थ्रिप्स में या माहू में। तो बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस इज यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ डायमंड बैकमोथ, डीबीएम, फ्रूट सकिंग मोथ में, थ्रिप्स में या आपके जिसको कहा जाए तो आपके एफिड में। तो बेसिलस थ्यूरोजेनेसिस का प्रयोग वैसे तो किस में आपको पता है कि इसका कॉटन के रूप में हम प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ क्या है? डायमंड बैकमोथ डीबीएम में प्लूटेला जाइलोस्टेला के नियंत्रण के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको। ए राइट आंसर है। अगला देखो, पौधों में पीला और झाड़ू नुमा लक्षण किसके कारण होता है? तो वायरोइड, कवक और फाइटोप्लाज्मा और जीवाणु। देखिएगा, पौधों में आपके पीलापन और पौधों की पत्तियों का आपके गुच्छा बन जाना, जैसे मिर्च, ब्रिंजल वगैरह में। तो लिटिल लीफ वगैरह किससे होती है? फाइटोप्लाज्म। येलो एंड व्हाइट ब्रूम सिम्टम्स काज्ड ऑफ फाइटोप्लाज्म, ये ध्यान रखना आपको। राइट आंसर आपका सी है। अगला देखो, चावल का टुंगरो रोग किससे फैलता है? गोलाकार और फ्लेक्सियस विषाणु का एक मिश्रण है, अकेले एक बेसिलोफोरम वायरस है, बेसिलोफोरम और आपके फ्लेक्सियस वायरस का एक मिश्रण है, या गोलाकार और बेसिलोफोरम विषाणु का मिश्रण है। तो यहाँ गोलाकार और बेसिलोफोरस जो विषाणु है, इसका क्या है? ये आपके एक मिक्सचर है आपके चावल का टुंगरो रोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। तो राइस टुंगरो डिजीज कॉज्ड ऑफ गोलाकार और बेसिलिफोरम विषाणु का मिक्सचर है। एकाश्री कीट का उदाहरण है गेहूं का तना कीट, बाजरे का कीट, सेब का कीट या अलसी का। एन एग्जाम्पल ऑफ ओटोसियस रस्ट, इसका मतलब है सिर्फ एक ही क्रॉप पर आपको देखने को मिलेगा, किस पर? लाइनम यूसिटेटम पर। तो अलसी का कीट है, ये ध्यान रखना, इसका डी इसका राइट आंसर। एकाश्री कीट का उदाहरण लाइनम यूसिटेटम। एप्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होती है? अल्टरनेरिया ब्रुनसाई, फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम, क्लोडोस्पोरियम स्पेसीज या एस्परजिलस फ्लेवस। तो देखिएगा, एप्लाटॉक्सिन किस में? ग्राउंडनट में होती है, और एस्परजिलस इसके लिए कोज है। तो एस्परजिलस फ्लेवस इसका क्या है? राइट आंसर है। तो एप्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवस, ये राइट क्या है इसका? राइट आंसर है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखो, मर्दुरोमिल मिल्ड्यू कौन से कवकनाशी से नियंत्रित किया जा सकता है? तो देखिएगा यहाँ पर, विच फंजीसाइड इज यूज्ड टू कंट्रोल ऑफ डाउन्यू मिल्ड्यू। एक पाउडरी मिल्ड्यू होता है, एक डाउन्यू मिल्ड्यू होता है। तो कैराथेन, अगर पाउडरी मिल्ड्यू होता तो कैराथेन हो जाता, रीडोमिल, एमजेड, थायरम और कैप्टान। तो यहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रीडोमिल, एमजेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या है? राइट आंसर आपका बी है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए डेपोक विधि का द्वारा रोपणी का कितना क्षेत्र समुचित होता है? कहने का मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं? धान की नर्सरी तैयार करना चाह रहे हैं डेपोक विधि से। तो इसके लिए कितना एरिया चाहिएगा 1 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई करने के लिए? तो देखिएगा, 25 से 30 वर्ग मीटर, 50 से 60 वर्ग मीटर, 75 से 90 या 100 से 120 वर्ग मीटर।
द ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ पेडी क्रॉप, हाउ मच एरिया फॉर रेजिंग नर्सरी बाय डेपोक मेथड इज आपके एक्वा जो है एडिक्वेट। तो देखिएगा कितना एरिया चाहिए होता है, 25 से 30 वर्ग मीटर आपके 1 हेक्टेयर के लिए, और इसमें जो बीज की मात्रा होती है वो 1.5 से लेकर के 3 किलोग्राम रखी जाती है, ये ध्यान रखना आपको, वर्ग मीटर में। तो राइट आंसर यहाँ क्या है, 25 से 30 सही जवाब है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो आपके स्क्रीन पर, ऐसा रसायन जिसका मूंगफली की बुआई के 60 दिन बाद छिड़काव करने से स्पेनिश झुमका किस्मों के बीज में सुसुप्त अवस्था प्रेरित होती है। झुमका में आपके क्या हो जाए, सुसुप्त अवस्था जो है प्रेरित होती हो। तो आपको पता है कि बंच टाइप और फैलने वाली में, तो फैलने वाली में तो सुसुप्त अवस्था पाई जाती है, वो सीड जर्मिनेट नहीं होता, लेकिन बंच वाली जो मूंगफली होती है इसमें क्या होता है आपके, तो इसमें आपके पाया जाता है, अगर पता हो तो बंच वाली जो गुच्छे वाली जो मूंगफली है इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें आपके पाई जाती है, यानी कि ये डोरमेंसी नहीं पाई जाती, ये जर्मिनेट होता है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, मेलिक हाइड्रोजाइड 200 ppm का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, 250 ppm। तो नेम ए केमिकल स्प्रेड एट 60 days आफ्टर शोइंग टू इंड्यूस सीड डोरमेंसी इन स्पेनिश बंच टाइप ऑफ ग्राउंडनट। तो मेलिक हाइड्रोजाइड 250 ppm इसका राइट आंसर होगा, ए इसका क्या है, सही आंसर है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ओरोबंकी खरपतवार निम्नलिखित में से किस फसल की प्रमुख समस्या है। ओरोबंकी इसे आपको पता है ब्रूम रैप कहते हैं, और किस में देखने को मिलेगा ओरोबंकी, तो देखिएगा ये देखने को मिलेगा विशेष रूप से सोलेनेसी फैमिली में, यह सोलेनेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा ये कहाँ देखने को मिलेगा, तंबाकू में, और देखिएगा सरसों में। तो यहाँ देखो कपास, गन्ना, गेहूं, एकमात्र क्रॉप है टोमेटो। तो टोमेटो कैसी क्रॉप है, सोलिनेसी फैमिली, तो सोलिनेसी फैमिली में होगा। अगला देखो, किस राज्य में ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो उपरोक्त तो आंसर में क्या है, महाराष्ट्र है, लेकिन आजकल क्या है, ड्रिप में हमारा राजस्थान पहले स्थान पर है। द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर ड्रिप इरिगेशन इज महाराष्ट्र, लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना राजस्थान। राजस्थान, तो इसका क्या है, डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में मोठ बीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मोठ बीन में आपका कौन सा है, राजस्थान है। चने में आपका मध्य प्रदेश है। तो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोठ बीन इन इंडिया, तो राजस्थान इसका सही आंसर होगा, ये ध्यान रखना आपको, ए। अगला आंसर देखिएगा क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4। तो देखिएगा CaSO4 ये है तो जिप्सम ही, लेकिन देखिएगा CaSO4 में 29.2% कैल्शियम की मात्रा पाई जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। दूसरी तरफ अगर देखिए तो 1/2 H2O नहीं, 5 H2O नहीं, बिल्कुल राइट आंसर ये है CaSO4 2H2O। और इसमें जिंक अगर आपसे पूछ लिया जाए कैल्शियम, तो 23% के आसपास कैल्शियम पाया जाता है। तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज CaSO4 2H2O। तो क्या होगा इसका, डी जो है आपका सही आंसर है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अरहर को आमतौर पर जाना जाता है रेड ग्राम। तो देखिएगा रेड ग्राम किसे कहते हैं, अरहर को तूर कह देते हैं, ध्यान रखना, कैंडालू कह देते हैं, लाल चना कह देते हैं, रेड ग्राम। तो राइट आंसर। ब्लैक ग्राम अगर देखेंगे तो उड़द को कहा जाता है, बंगाल ग्राम देखे तो चने को, और एग्जैक्टली हॉर्स ग्राम देखे तो कुल्थी को बोलते हैं, हॉर्स ग्राम कुल्थी को बोलते हैं, ध्यान रखना। तो पिजन पी इज कॉमनली नोन एज रेड ग्राम, ये ध्यान रखना। तूर जिसे आप कहते हैं, अरहर जिसे कहते हैं, ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, ए जो है आपका सही जवाब है। अगला देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन खरपतवार घास नहीं है, घास वाला खरपतवार कौन सा नहीं है, एल्यूसिन इंडिका, डाइजेरा आर्वेंसिस, डिजिटेरिया सिंगुलासिस और क्लोरिस बारबाटा। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रासी वीड। हमने आपको वहां पर जब पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे विस्तार से, वह इमेज लगा करके आपको ये बताया था कि क्या होता है, कौन कौन सी क्रॉप्स है,
और यहाँ आर्वेंसिस दिख रहा है, तो आर्वेंसिस क्या है, घास नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो राइट आंसर बी है। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी किस्म राजस्थान के गर्म तापमान की दशाओं के प्रति तुलनात्मक रूप से अधिक सहनशील है? यानी कि गेहूं की वह वैरायटी जो आपके शुष्क क्षेत्रों के लिए अनुकूल हो। राज 4079, राज 4120, राज 3077, MPO 1215। Which of the following variety of wheat is comparatively more tolerant to warm temperature in राजस्थान? तो राज 4079 क्या है इसके लिए सही आंसर है, ये ध्यान रखना। राज 4079 पश्चिमी राजस्थान के लिए अच्छी है। अगला देखो, शुगर 75 एक महत्वपूर्ण किस्म है फूली हुई मक्का की, पॉपकॉर्न जिसे आप कहते हो। क्वालिटी प्रोटीन मक्का की, पिछले पेपर में भी कुछ आया था इस प्रकार का क्वेश्चन। दाने वाली सामान्य मक्का की या मीठी मक्का की? तो देखिएगा लिखा हुआ शुगर, शुगर किसके लिए होगा, मीठी मक्का के लिए। तो यहाँ डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान में जीरे की बुआई के लिए इष्टतम बीज दर है। तो देखिएगा जीरे के लिए 12 से 15 किलोग्राम। जीरा है क्या, तो जीरा है रबी की फसल, बीज या मसालों में शामिल है, या ध्यान रखना क्यूमिलोन नामक इसमें वोलेटाइल आपके क्या है ऑयल पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 15 केजी इसका सही आंसर होगा ए, ये ध्यान रखना। तो द ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ सोइंग ऑफ क्यूमिन इन राजस्थान 12 to 15 केजी पर हेक्टर। तो ए इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पौधों में कठोरता प्रदान करने में काम आता है? Which of the following chemicals to induce is used hardening in plants? ट्रिपल सी साइकोसेल जिसे कहते हैं आप, क्लोरमेक्वाट के नाम से जिसे जानते हैं, केओलिन जिसे आप एज ए चूना समझ लीजिएगा, PMA फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, और कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, प्लांट में हार्डनेस उत्पन्न करता है। बाकी ऊपर वाले क्या हैं, शुष्क जो जलवायु है वहां पर आपके प्लांट में जिसको कह सकते हैं वाटर को क्या करेंगे, सेव करने का काम करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, राइट आंसर इसका डी, ये ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखो आपके स्क्रीन पर, ऑक्सीफ्लोरोफेन किस निंदानाशी वृक्ष से संबंधित है? ऑक्सीफ्लोरोफेन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड? तो ऑक्सीफ्लोरोफेन जो है हर्बिसाइड है और ये डाइफिनाइल ईथर ग्रुप का है, ये ध्यान रखना। क्या है, डाइफिनाइल ईथर ग्रुप का है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, खरपतवार प्रबंधन की कौन सी विधि का जैविक खेती के लिए अनुशंसित नहीं है? विच मेथड ऑफ वीड मैनेजमेंट इज नॉट रिकमेंडेड अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग? यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या है, रिकमेंडेशन उसकी नहीं है? तो ध्यान रखना, निस्तेज सीड बीज सैया, स्टेल सीड बेड अगर पूछा जाए कि क्या होता है, तो आपके निस्तेज बीज सैया का मतलब खेत को तैयार करके आपके 1-2 सिंचाई कर दी जाए, खरपतवार जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होने के बाद वापस से उसे नष्ट करके आपके फिर बुआई किया जाना, वह होती है निस्तेज बीज सैया। अगर पॉलीथीन पलवार का मतलब देखें तो खेत को पॉलीथीन से ढक दिया जाए, वीड के जर्मिनेशन को रोका जाए, एयर और टेम्परेचर को डायरेक्ट संपर्क में नहीं आने दिया जाए, ये ध्यान रखना है। हरी खाद, ये सारे के सारे मेथड ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपके शामिल है। लेकिन केमिकल पड़त देखिएगा, केमिकल फेलो यानी कि रसायनों का तो कोई इस्तेमाल होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। देखिएगा, उपादान अस्थि चूर्ण में फास्फेट की मात्रा होती है। तो देखिएगा जो हड्डियों के अवशेष है या हड्डियों का जो चूर्ण है उसमें P2O5 पाया जाता है। 5 से 10%, 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35। जो आपके हड्डियों का जो चूरा होता है उसमें जो पाया जाने वाला जो फास्फोरस वो कितना पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें लगभग 20 से 25% क्या पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी है, ये ध्यान रखना। रा बोन मील कंटेंट्स P2O5 कंटेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 20 to 25%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका
सी होगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा पादपवर्धी नियंत्रक, निम्नलिखित में से कौन सा पादपवर्धी नियंत्रक पानी की कमी की स्थिति में ऊपर उठ जाता है। यानी कि अगर प्लांट में पानी की कमी हुई तो कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ऐसा है जो पौधे की सुरक्षा करेगा। ध्यान रखिएगा, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मैंने बार बार बताया यूट्यूब पर भी आपको लाइव, कि जिसे एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जिसे प्रतिकूल परिस्थितियों का हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पानी की कमी हो गई तो प्रतिकूल परिस्थितियां तो आपके पादप के सामने आ ही गई, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन आपके काम में आएगा, एब्सिसिक एसिड। यहाँ क्या लिखा हुआ, एब्सिसिक एसिड। तो क्या हो गया राइट आंसर आपका एब्सिसिक एसिड। जिब्रेलिक अम्ल क्या काम करता है, तो जिब्रेलिक अम्ल जो है काम करता है आपके अगर पता हो तो जिब्रेलिक अम्ल क्या करेगा, Ga3। यह जिब्रेलिक एसिड जो आपके काम करता है, यह जिब्रेलिक एसिड आपके डोरमेंसी को ब्रेक डाउन करता है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन, तो देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज एलिवेटेड अंडर वाटर डेफिशिएंट कंडीशन ऑफ एब्सिसिक एसिड, क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना एब्सिसिक एसिड। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चर्चा कर ली जाए तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है IET 23832 से किस्म है। मैंने बताया था कि आपके यह किस्म किसके प्रति आपके जो है इस किस्म की विशेषता अगर आपको पता हो तो यह आपके किसकी किस्म है, आपके जिंक से भरपूर धान की किस्म है। तो आपके क्या है, जिंक की धान से भरपूर किस्म है, ये ध्यान रखना आपके, जिंक की कमी नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए। IET 23832 इज ए वैरायटी ऑफ जिंक रिच राइस वैरायटी है, ये ध्यान रखना, ए इसका राइट आंसर है। अगला देखो, एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है, क्या कहलाता है। सिर्फ शब्दों का खेल है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये ध्यान रखना। इसे दोबारा पढ़े, द इनिशियल सीड, देखिएगा बीज का प्रारंभिक रूप पूछ रहा है, द इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव्ड लिमिटेड इन क्वांटिटी एंड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट बिल्डर इज कॉल्ड एज, केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। तो देखिएगा कोई भी वैरायटी का किसी भी प्रकार का बीज उत्पादन करे, लेकिन ब्रीडर द्वारा जो बीज उत्पादन किया जाएगा, और अगर ब्रीडर का रोल है तो किसी भी सीड का प्रारंभिक सीड जो होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियस सीड, मूल केंद्रक बीज, या आप उसे कह सकते हैं नाभिकीय बीज। तो यहाँ क्या है, ए राइट आंसर है, ये ध्यान रखना, क्या है, केंद्रक बीज, इसका ए राइट आंसर है। अगला देखो आपके स्क्रीन पर, बीज शुद्धता एवं अंकुरण के जांच की प्रक्रिया कहलाती है। सीड की प्योरिटी और उसके जर्मिनेशन की जांच की प्रक्रिया को क्या कहोगे, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सीड इज टर्म ऑफ प्योरिटी एंड जर्मिनेशन इज कॉल्ड फिजिकल प्योरिटी। तो फिजिकल प्योरिटी आपके दूसरे जो है आपके कंकड़ पत्थर वगैरह या अन्य जो अन्य क्रॉप्स के सीड नहीं होने चाहिए। बीज का नमूना लेना या आपके सीड टेस्टिंग या अपवांछन रोगिंग। तो रोगिंग का मतलब तो क्या होता है, एक ही किस्म में दूसरी किस्म के बीजों का मिक्स होना क्या कहलाता है आपके, जिसको आप कह सकते हैं रोगिंग। तो उनको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रोगिंग, ये ध्यान रखना, और वो कहलाएंगे रोग्यू वीड। तो ये जैसे ये तो क्या हो गया, गेहूं की 3077 में राज 14 जो आपके 14 बयासी है उसको निकालना रोगिंग, और वीड कैसा हो गया, रोग्यू। यहाँ देखो बीज परीक्षण, तो ये क्या हो गया, सीड टेस्टिंग है, ये आपकी किसी बीज की प्योरिटी और उसके जर्मिनेशन को अगर टेस्ट किया जाता है तो ये क्या हो गया, सीड प्योरिटी। तो सी इसका राइट आंसर। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म का विकास प्रतिरूप चयन से नहीं हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज नॉट डेवलप्ड थ्रू क्लोनल सिलेक्शन। आलू की कुफरी सिलेक्शन वाली वैरायटी है, आम की नीलम को भी चयन से विकसित किया गया, केले की बॉम्बे ग्रीन है यहाँ पर आपके, और चावल की IR8। तो ये चावल की IR8 जो है आपके क्या है, चयन से विकसित नहीं है, इसका डी आंसर होगा। अगला देखो, मिट्टी में अमोनिकल उर्वरक जो कि आपके NH4 आयंस के रूप में
से नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों के गठन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? देखिएगा, मिट्टी में अमोनिकल उर्वरक, ध्यान रखना, मिट्टी में क्या है, मिट्टी में है आपके पास अमोनिकल आयंस से नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस। अगर आपके पास गैस का ऑप्शन आ ही गया, चाहे वो नाइट्रस हो या नाइट्रस आपके नाइट्रोजन हो या चाहे नाइट्रस गैस हो, इसका मतलब यहां से ये बाहर निकलेगी। इसका मतलब क्या है, तो यहां इसका मतलब है ये डीनाइट्रिफिकेशन की बात कर रहा है। ध्यान रखना, किसकी, डीनाइट्रिफिकेशन की, ये ध्यान रखना आपको। नाइट्रिफिकेशन में तो क्या होगा, अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना होता है, तो जस्ट उसके विपरीत प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रस ऑक्साइड गैस फॉर्म अमोनिकल फर्टिलाइजर्स इन सॉइल एज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर सी होगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग का मुख्यालय है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग इज हेडक्वार्टर्ड एट नई दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर और करनाल। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नागपुर हो जाएगा, ध्यान रखना। नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये ध्यान रखना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नागपुर, सी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना। क्या है, सी राइट आंसर है। अगला देखो, सूक्ष्म जीवों द्वारा मौलिक नाइट्रोजन का, यानी कि मौलिक नाइट्रोजन का मतलब होता है मूल नाइट्रोजन की बात करें तो ये ध्यान रखना, आपके नाइट्रोजन का जैविक रूप में रूपांतरण कहलाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंटल नाइट्रोजन टू एन ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन संश्लेषण, नाइट्रोजन चयापचय और नाइट्रोजन अमोनीकरण। आपको बताना क्या होगा, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मौलिक नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल रूप से, जैविक रूप में, तो आपका क्या हो गया, ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया ना आपके ए। अगला देखो, सबसे छोटा भाग जिसको मृदा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता क्या कहलाता, पेड़। तो पेड़ नहीं होता है, वो पैडोन होता है, ये ध्यान रखना आपको। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ए सोइल इज कॉल्ड एज पैडोन। ये मृदा का सबसे छोटा भाग है, ये ध्यान रखना आपको। और यहाँ सोइल प्रोफाइल, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ क्या है, पैडोन क्या होगा इसका राइट आंसर। अब देखिएगा सोइल प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो देखिएगा सोइल प्रोफाइल क्या होगा, किसी भी मृदा को ऊपरी संस्तर से उसके पैतृक पदार्थ तक खड़ा या वर्गाकार, आपके हॉरिजेंटल रूप में, जो ऊर्ध्वाधर जो रूप है उसमें काटा जाना। यानी कि जैसे ये आपके ऊपरी संस्तर है, इस मृदा को अगर ऐसे काटा जाए तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिखाई देंगे, विभिन्न प्रकार की आपको परत दिखाई देंगी। ये परत तो मिलकर बनाएंगे संस्तर, हॉरिजन, और इन संस्तरों से मिलकर के बनेगा सोइल प्रोफाइल, ये ध्यान रखना। अगर सोइल प्रोफाइल की अगर हम बात कर ले, इंपॉर्टेंट बात है, सोइल प्रोफाइल की अगर बात कर ले तो इसमें ए, ओ, ए, ई, बी और सी। ये आर क्या है, मूल चट्टान है, ये ध्यान रखना। ओ को कहते हैं ऑर्गेनिक संस्तर, ए को कहते हैं खनिज संस्तर, ई को कहते हैं इल्यूविएशन, बी को कहते हैं एल्यूवियल, सी आपके क्या पैटर्न ओरिजिन कह सकते हैं, पैतृक पदार्थ। यह मृदा का ऊपरी आपके संस्तर होता है। कृषि क्षेत्र और ज्यादा जहां घासें पाई जाती है वहां पर नहीं देखने को मिलेगा, जहां ज्यादा बरसात है वहां। ए जो है आपके ओ के नीचे का संस्तर है, इसे खनिज संस्तर कहते हैं, इसे बायोमेंटल ओरिजिन कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। ई जो होता है इसे इल्यूविएशन कहते हैं, ये ध्यान रखना है, जिसमें आपके सिलिकेट क्लेज और सेस्क्वी ऑक्साइड, सेस्क्वी ऑक्साइड की अगर बात करें तो फेरस और एल्यूमिनियम जो आयंस है वो घुल कर के आपके यहाँ से निकल जाते हैं, तो इसे निक्षालन संस्तर भी कह देते हैं, जो कि जाकर के जमा हो जाते हैं बी ओरिजिन में, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ राइट आंसर क्या हुआ, आपके पैडोन जो है इसका राइट आंसर, आपको ये ध्यान रखना है आपको। अगर देखा जाए तो ये ओ, ए, ई, बी, सी और आर,
यहाँ क्या होगा, लीचिंग होता है, इसे वॉशिंग आउट कहते हैं, यहाँ से घुल करके इसमें डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ किसकी कमी पाई जाएगी, आपके सिलिका की, सिलिका की, फेरस की, एल्यूमिनियम की। लेकिन प्रधानता किसकी हो जाएगी, यहाँ आपके बी में इन्हीं की प्रधानता हो जाती है, ये ध्यान रखना। आगे एक छोटा सा और है, देखिएगा ए प्लस ई प्लस बी, इनको मिला करके कह देते हैं आपके सोलम। और अगर सी को और ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, रिगोलित। और एक होता है रिगोसोल्स, रिगोसोल्स इज ए विदाउट होरिजन सोइल, विदाउट होरिजन सोइल होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिगोलित कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर पैडोन हमारा क्या है, सही आंसर है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा एंटीशोल, नव विकसित अकार्बनिक मृदाएं। तो देखिएगा एंटी का मतलब, ईएनटी का मतलब ही न्यू सोइल होता है, ये ध्यान रखना। देखिएगा एरिडीशोल, अगर एरिडीशोल्स की बात करें तो यह विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखना आपको। इंसेप्टिशोल की बात करें, इंसेप्टिशोल, तो इंसेप्टिशोल पाई जाती है भारत में। अगर हम एंटीशोल की बात करें तो एंटीशोल पाई जाती है आपके राजस्थान में, ये ध्यान रखना। अब ये कह रहा है कि एंटीशोल नवविकसित अकार्बनिक मृदाएं, बिल्कुल सही बात है। वर्टिसोल अधिक लवणों पर विकसित, तो वर्टिसोल अधिक लवणों पर विकसित नहीं, बल्कि वर्टिसोल ब्लैक सोइल होती है, आपके कपास और सोयाबीन के लिए फेवर कंडीशन है। तो दूसरा ही ऑप्शन क्या हो गया आपका, इसका गलत है, ये बात बिल्कुल सत्य हो रही है। मोलिसोल गहरे रंग वाली जैविक पदार्थों वाली अधिकतम मात्रा है, यानी कि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होगी। एल्फिशोल अधिक आधार सैचुरेटेड सोइल है, ये ध्यान रखना, वेदरिंग अपक्ष आपके यहाँ होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, एंटीशोल रिसेंटली डेवलप्ड मिनरल सोइल्स, वर्टिशोल डेवलप्ड ऑन हाई साल्ट कंटेंट, बिल्कुल गलत बात है ये इसकी। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन अगर हम देख लें तो देखिएगा येलो वैन मोजेक, येलो वैन मोजेक कौन सी फसल की सामान्य बीमारी है, आलू, भिंडी, टमाटर, मिर्च। तो येलो वैन मोजेक की अगर बात करें तो वायरस के द्वारा होने वाला है येलो वैन मोजेक। आलू में नहीं होगा, आलू में तो आपके क्या होती है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। आलू में क्या होती है, ब्लाइट होती है आपके झुलसा, आलू में क्या हो जाती है, ब्लाइट हो जाती है, झुलसा। भिंडी, भिंडी में आपके क्या होगा, ये ओकरा में होता है, लेडी फिंगर में। येलो वैन मोजेक रोग भिंडी में होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी। फिर आपके होता किससे है, जहां मोजेक दिखे सोचने की जरूरत नहीं है, वायरस से होगा, ये ध्यान रखना, तो ओकरा। अगला देखो, अर्का लोहित किस फसल की किस्म है, भिंडी। तो भिंडी के देखिएगा आपके हरभजन है, पूसा मखमली है, पूसा मखमली है। भिंडी में आपके कौन सी है, हरभजन भी है। आपके ध्यान रखना परभनी क्रांति भी इसकी ही है। लेकिन टमाटर, टमाटर की सदाबहार वैरायटी है पूसा रूबी। अंगूर लता, अंगूर लता इसी की वैरायटी है, ध्यान रखना आपके। और मिर्च की, अर्का लोहित मिर्च की है, देखिएगा भास्कर भी मिर्च की है, आपके ज्वाला भी मिर्च की है, आपके अग्नि भी मिर्च की है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, बैंगन की नहीं। तो यहाँ क्या हो गई, अर्का लोहित इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप, ये चिली की वैरायटी है, मिर्च की वैरायटी है अर्का लोहित, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, बोल्टिंग किस फसल का विकार है। तो आलू में बोल्टिंग नहीं होती, आपके क्या होता है, आलू में हरापन होता है। देखिएगा टमाटर, टमाटर में क्या होता है, ब्लोसम एंड रोट होता है। लहसुन नहीं है, प्याज। देखिएगा बोल्टिंग का मतलब होता है आपके समय से पहले ही टुर्रे का निकलना, जो कि सीड प्रोडक्शन को प्रभावित करता है। तो यहाँ क्या है, प्याज राइट है। बोल्टिंग इज ए डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्याज, ओनियन इसका क्या होगा,
डी राइट होगा, ये ध्यान रखना। एलियम सेपा जिसे आप कहते हैं, राइट आंसर आपका प्याज हो जाएगा, जिसमें बोल्टिंग देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ग्रेन्युलेशन कौन सी फलदार फसल का पादप कार्य के विकार है? ग्रेन्युलेशन इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप। देखिएगा ग्रेन्युलेशन में क्या होते हैं, इसके जो जूसी हेयर्स होते हैं विशेष रूप से नींबू वर्गीय या सिट्रस क्रॉप्स में, वो क्या हो जाते हैं, सूखने लगते हैं, ये ध्यान रखना। उनमें जूस की मात्रा कम होने लगती है, इस चीज का ध्यान रखना आपको। तो आम में नहीं होगा, आम में फिजिकल डिसऑर्डर देखेंगे तो कौन सा होता है, एक होता है ब्लैक टिप, ये ध्यान रखना। अमरूद में देखोगे तो फिजिकल डिसऑर्डर ब्रोंजिंग होगा, जो कि आपके किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से। एक और हो सकता है, इसमें होता है फलों का फटना, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन होता है, चीकू नहीं। नींबू में आपको ग्रेन्युलेशंस देखने को मिलेगी, आपके राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये ध्यान रखना, सिट्रस क्रॉप्स में आपको ग्रेन्युलेशन की समस्या देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा आपके नींबू में एक डाइबैक भी होता है। क्या होता है नींबू में, आपके नींबू में डाइबैक होता है, किसकी वजह से, तो वो होता है कॉपर की वजह से, ये ध्यान रखना। डेफिशिएंसी ऑफ Cu, ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, पपीता की सीड रेट क्या होगी, 150 ग्राम, 250 ग्राम, 400, 600 ग्राम। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ पपाया कैरिका, पपाया कैरिकेसी आपके मैक्सिको उत्पत्ति स्थल। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पपाया में अगर आपको सीड रेट पूछी जाए तो आपके कितनी होगी, लगभग 250 ग्राम जो है इसकी सीड रेट होती है। पपाया की ध्यान रखना, फ्रूट्स में बीज के द्वारा प्रवर्धन होता है और इसकी आप चाहे तो नर्सरी करके फिर इसकी बुआई की जाएगी, ये ध्यान रखना आपको। बी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा, टीकड़ी कौन से फलदार फसल की किस्म है, तो आंवला में नहीं है, ये ध्यान रखना आपके। आंवला में तो जैसे बनारसी है, बनारसी है। आंवले में जैसे आपके कृष्णा है, कृष्णा है। आंवले में जैसे कंचन है, भावनी सागर है, गोमा ऐश्वर्या है, यह आपको देखने को मिलेगी गोमा ऐश्वर्या। नींबू में नहीं है, नींबू में जैसे आपके बालाजी है, चक्रधर है, ये देखने को मिलेगी। बेर की है ये टीकड़ी, लोकल वैरायटी है बेर की, ध्यान रखना। और बेर में जैसे इसके अलावा जैसे सेब है, गोला है, ये दिखेगी। गूंदा एक अपने आप में प्लांट है जिसे आप कह सकते हैं। तो टीकड़ी जे कल्टीवर ऑफ विच फ्रूट क्रॉप, कौन सी हो गई, बेर, ये ध्यान रखना। डी इसका राइट जो है, सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपकी सी। तो टीकड़ी किसकी है, बेर की, जीजीपस मोरिशियाना कहते हैं इसे, जीजीपस मोरिशियाना। रहमनेसी कुल की है ये ध्यान रखना आपको। सी इसका राइट आंसर है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को सीधा ही बोया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑफ इज मोस्टली डायरेक्ट सोइंग। सीधा किसको बोया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें आप नर्सरी तैयार नहीं करते। तो देखिएगा टमाटर, टमाटर में आप नर्सरी तैयार करते हैं, बुकों में दे रखा है 100 से 125, लेकिन हम कहेंगे कि 250 वर्ग मीटर। बैंगन में नर्सरी तैयार करते हैं और वही 125 से 150, ये 12th की बुक में दे रखा है, हम कहेंगे कि 250 वर्ग मीटर की बात हो रही है। भिंडी, अब यहां देखिएगा भिंडी में आपके नर्सरी तैयार नहीं की जाती, बल्कि भिंडी का क्या किया जाता है, डायरेक्टली सोइंग किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर आपके सी है। तो ध्यान रखना आपके क्या होगा, ओकरा इसका राइट आंसर होगा, भिंडी, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर, जेली तैयार करने के लिए फल में निम्न में से कौन सा बहुत महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि जेली का आवश्यक और अनिवार्य घटक कौन सा है, आपको ये बताना है। चीनी इसमें आती है, विटामिन, पेक्टिन। तो देखिएगा आपके जेली का आवश्यक कंपोनेंट होता है पेक्टिन, और पेक्टिन की मात्रा अप्रोक्सीमेटली तो 0.75 से लेकर के 0.90, या यू अगर कहें तो 1% पेक्टिन। तो
तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्रूट फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ जेली पेक्टिन, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना, सी। सी जो है वो क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है। तो देखिएगा, ये हमने रैपिड फायर के रूप में आज एक और सेशन में आपके कुछ 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा कर ली। अच्छे क्वेश्चंस इसमें थे, तो आपको आपके क्या हो गया, एक बार रिकेप हो गया, रिवाइज हो गया, ये ध्यान रखना। तो आज के क्लास को हम यही विराम देंगे, पुनः मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।